जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका नाम है ईट मनके तथा अस्थिया। हड़प्पा सभ्यता के नाम से यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और हड़प्पा सभ्यता से जितने भी आपके MVBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। और इस वीडियो से आपको कम से कम 5 से 7 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और अगर आप 7 नंबर उठाना चाहते हैं इस वीडियो से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको नोट्स का तैयारी अच्छा खासा रहना चाहिए। अगर नोट्स को अच्छे तरह से नहीं समझते हैं और नहीं पढ़ते हैं, तो आपके लिए सब्जेक्टिव में थोड़ा दिक्कत देगा, फिर ऑब्जेक्टिव में भी आपको दिक्कत देगा। तो आपको नोट्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चौहंदरो, लोथल, कालीबंगा, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में हम समझाए हुए हैं। तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। यहाँ से आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं। और आपको जो है ऑब्जेक्टिव का डाल दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहाँ तक कि आपको चैप्टर 1 हिस्ट्री का टेस्ट का भी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। वहां पर क्लिक करके क्या कर सकते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में वही प्रश्न कराएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो कम से कम 5 से 7 नंबर कोई नहीं रोकेगा, ये आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि चैप्टर 1 बहुत ही ज्यादा खास है। ठीक है, और अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, और हो सके तो एक बार याद भी कर लीजिएगा। और आपको हम इतना इजी लैंग्वेज में समझाएंगे कि आप बोलिएगा सर बहुत ही मजा आया ये वीडियो देख के। और आपको आसान से आसान भाषा में समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। और आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। समझ सकते हैं, टेस्ट का भी लिंक डाल दिए हैं, PDF का भी लिंक है, टेलीग्राम का भी लिंक है, ये नोट्स का भी लिंक है, सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। क्लिक करके वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और 1 नंबर में क्या प्रश्न पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। और आपको हम नोट्स में बताए हुए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो हम आपको बताए हुए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो मतलब सिंधु घाटी के नदी के किनारे खोजी गई थी, इसीलिए इसे कहा जाता है। चलिए अब हम उत्तर में देखते हैं क्या लिखा गया है, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने उत्खनन कराया था। क्या बोल रहे थे हम पहले ही वीडियो में कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है वो सबसे पहले कहाँ उत्खनन किया गया था? हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया। मतलब हड़प्पा नामक स्थान जो है वहां पर खोजी गई थी। कब खोजी गई थी? तो 1921 में। याद रखिएगा, डेट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डेट भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो कब बताइएगा? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 में। किसने की थी? तो दयाराम साहनी जी ने किए थे। ठीक है, और नगर सभ्यता को प्रकाश में लाया। और जब हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ या खोजा गया, उसके बाद क्या हुआ? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, इन सभी जगहों का क्या हुआ? खोजना स्टार्ट हो गया। तो यह किसके तरफ ले गया? नगर के तरफ ले गया, मतलब प्रकाश में लाया। इसके बाद ही अन्य स्थानों पर पुरातत्विक खुदाई की गई। अन्य स्थान मतलब कि अभी जस्ट बताया है कि मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, ये सब जगहों पर क्या हुआ? खुदाई करना स्टार्ट कर दिया। सिंधु घाटी तथा हड़प्पा में ही इस सभ्यता का उत्खनन हुआ। इसके चलते ही हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं। अगर आप इसमें पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो आप बता दीजिएगा ना। आसान शब्द में कहा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। इतना बोल दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सभी डेट वगैरह अगर लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर कोई भी नहीं रोकेगा। ठीक है, तो 1 नंबर प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आपको सेकेंड नंबर प्रश्न में दिखाते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है
कि मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार के विषय में परिभाषा लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कर सकते हैं, इसे हम कह देंगे MVVI प्रश्न है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आपके लिए और खुशी की बात रहेगी। क्या कह रही, प्रश्न को समझिएगा अच्छी तरह से। यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो है वहां पर विशाल स्नानागार मिले हैं। आपको पता है कि मोहनजोदड़ो से अन्नागार भी मिले हैं, बहुत चीज मिले हैं मोहनजोदड़ो से। तो इसमें से आपको किसका बताना है, स्नानागार। तो हम आपको डिटेल में बताए हुए थे, किसमें, नोट्स में, ठीक है। तो उत्तर में देखिए क्या कर रहा है कि मोहनजोदड़ो का सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता का एक अद्वितीय नमूना है। क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हैं या हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा कि सिंधु घाटी कहेंगे तो ही ठीक रहेगा या हड़प्पा कह दे तो गलत होगा, नहीं। आपको हड़प्पा भी कहिएगा तो सही रहेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि सार्वजनिक मोहनजोदड़ो का सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता का एक अद्वितीय नमूना था। मतलब कह सकते हैं ऐसा जो स्नानागार है वो अभी तक कहीं नहीं देखा गया। कहा, कहीं नहीं देखा गया। यह स्नानागार एक चबूतरा पर बना हुआ था। जैसे चबूतरा नहीं होता है, इस तरह से जो होता है, नहीं रहता है कि यहाँ पर आदमी हो गया, सभा क्षेत्र हो गया, तो उस तरह से बनाया गया था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं और अच्छे से आपको समझाते हैं। इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां थी। जैसे अगर हम छत पर चढ़ते हैं, ठीक है, छत पे चढ़ गए हैं, तो उस पे उतरने के लिए क्या करते हैं, सीढ़ी बना हुआ रहता है। तो उसके माध्यम से उतरते हैं ना। जैसे मान लीजिए ये सीढ़ी है, ठीक है, ये छत है, ठीक है, और इसके नीचे उतरने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, सीढ़ी का उपयोग। तो उसी प्रकार यहाँ भी था। जैसे मान सकते हैं ये विशाल स्नानागार है और इसके जो नीचे है क्या है, मतलब कि यहाँ पर सीढ़ी हो गया, फिर यहाँ पर सीढ़ी हो गया, ऐसे ऐसे करके उतरता था, ठीक है। मुझे चित्र नहीं बनाने आता बढ़िया से, इसीलिए मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, बगल में एक कुआं ताकि स्नानागार में निरंतर पानी उपलब्ध रह सके। ऐसा कहा जा रहा है कि ये स्नानागार हुआ और उसके साइड में क्या है, बड़ा सा कुआं है ताकि इसमें पानी डाल सके। क्योंकि जो ये कुआं आती है, स्नानागार है, वो सूखे नहीं, ठीक है, नहीं पानी खत्म हो। स्नानागार के ऊपर एक कमरा बना हुआ है। मतलब कि जहां पर स्नान वगैरह करने के लिए है, उसके ऊपर क्या है, कमरा बना हुआ है। किस लिए, कपड़ा बदलने के लिए, जो संभवतः कपड़ा बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस स्नानागार का प्रयोग विशेष अवसरों पर सार्वजनिक स्नानागार के लिए किया जाता था। इतिहासकार मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। कौन बताया है, मार्शल जी ने बताया है कि यह जो स्नानागार है वो तत्कालीन विश्व में आश्चर्यजनक है। कि पुराने जमाने, मतलब कह सकते हैं वैदिक सभ्यता से पहले, उस टाइम, मतलब 45,000 ईसा पूर्व, अब कह सकते हैं उतना ईसा पूर्व जो था, क्या है, वो एक तरह से आश्चर्यजनक बात है। अभी देखिएगा गांव देहात में भी नहीं रहता, इतना डेवलप रहता है जितना उस समय था, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने 3 नंबर प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता रहा है या हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। कोई भी प्रश्न पूछे और किसी तरह से भी पूछे तो आपको यही उत्तर देना है। ये शायद आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कम से कम 3 से 4 बार आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में शायद ये पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप याद कर लेते हैं 2 नंबर तो दे ही देगा, नहीं तो 5 नंबर भी मिल सकता है, ठीक है। उत्तर में क्या लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। क्या थी, हड़प्पा सभ्यता क्या थी, शहरी सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ से एक नियोजित शहर के अवशेष प्राप्त हुए। अब सोचिए कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है, यह क्या है, एक प्रकार के शहरी सभ्यता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार का नगर है, तो शहरी है। क्या है, कैसा है, तो ये शहरी है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से एक नियोजित शहर के अवशेष प्राप्त हुए। नहीं कहते हैं कि यहाँ पर बड़ा बड़ा सा महल है, नाला वाला बना हुआ है, फलना चिलना बना हुआ है, तो किसके तरफ मोड़ रहा है, तो ये शहर के तरफ मोड़ रहा है, ठीक है, जो तत्कालीन विश्व में कहीं नहीं थी। और ये जो हड़प्पा सभ्यता में था, जैसे हो गया सड़क निर्माण, हो गया नदी नाला, हो गया स्नानागार, हो गया, ये सब क्या है, वो तत्कालीन विश्व में आश्चर्यजनक है, जो कि कहीं नहीं था, ठीक है।
पूरा हड़प्पा नगर दो स्थल में भागों में विभाजित था। मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता था वो दो भागों में विभाजित था। एक था ऊपरी, क्या है, एक था ऊपरी और एक था निचले क्षेत्र में। जैसे ऊपर वाला में राजा रहता था जो कि बहुत छोटा होता था, क्या रहता था, छोटा रहता था। और जो नीचे वाला जो रहता था बहुत बड़ा होता था, जिसमें क्या है, जनता सब रहता था। कौन रहता था, जनता। और इसमें हो सकता है राजा, जिसे पुरोहित कहते हैं, वो सब रहते थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। अगर आप याद रखते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ऊपरी अथवा गढ़ी के क्षेत्र में प्रशासकीय भवन के अवशेष मिले हैं और निचली नगर क्षेत्र में आवासीय भवन के अवशेष मिले। आवासीय मतलब जहां पर जो मानव निवास वगैरह करते हैं वो, अप्रासंगिक मतलब जो राजा वगैरह हो गया वो सब भवन के करते हैं। ये एक तरह से इसमें कार्य समझ सकते हैं। ठीक है, हड़प्पा नगर स्थल पर मिले सड़कों, गलियों, आवासीय भवन, नालियों, स्नानागार, अन्नागार आदि के अवशेषों ने एक आधुनिक नगर की ओर इशारा करती है। अगर आप इसमें और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर सड़क लिख दीजिए और यहाँ पर डैश देके इस तरह से सड़क के बारे में बता दीजिए कि सड़क जो है हड़प्पा सभ्यता में बहुत ही साफ सुथरा था, बहुत ही चौड़ी थे, ये लिख सकते हैं। नालिया के बारे में लिख सकते हैं कि यहाँ का जो नालिया था वो बहुत ही अच्छी थी, वो पानी एकदम साइड में चला जाता था। भवन व विशाल स्नानागार के बारे में लिख दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपको 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में 100% देगा। और जो चेक करेगा वो सोचेगा वाह कितना मस्त तरीका से लिखा है, तो आपको 100% देगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ से आपके सामने 4 नंबर प्रश्न में। ठीक है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। अभी पूछेगा सर, आप तो बोले हुए थे कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में हम सब नहीं जानते हैं, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा तो जरूर जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सभ्यता है और इसकी लिपि तो जरूर होगी। जिस तरह से हम आधुनिक जीवन में जी रहे हैं और आने वाले समय में जो होगा, जैसे वो 2050 हो गया, 2060 हो गया, इस समय जो होगा तो वो कैसे पहचानेगा। ताकि हम सब हिंदी पढ़ते हैं और उस समय आने वाले समय में इंग्लिश लैंग्वेज जो है इंटरनेशनल हो जाएगा, हिंदी को कोई पूछेगा नहीं, एक तरह से कर सकते हैं। उसी तरह जैसे संस्कृत का बात रही, तो संस्कृत धीरे धीरे गायब हो रहा है, फिर हिंदी क्या भी क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, इंग्लिश एक जो इंटरनेशनल लैंग्वेज हो जाएगा। इस तरह से बोला जा रहा है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। देखिए क्या करा उत्तर में कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। बिल्कुल भाई, कोई भी सभ्यता हो, या मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, या ग्रीक की सभ्यता हो, या कोई भी हड़प्पा सभ्यता हो, ये कोई भी सभ्यता रहे, उसकी लिपि जरूर है, चाहे जैसा भी हो, जिसे वे चित्रों या चिन्हों द्वारा दर्शाते थे। चित्रों और चिन्हों के द्वारा क्या हुआ, जैसे बच्चा के हाथ में दिखेगा तो कोई पेंटिंग वगैरह करता है या कुछ लिख वगैरह के दर्शाता है, तो वो क्या है, एक तरह से लिपि ही है। अर्थात हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थे। उसे क्या कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं कि हाँ ये इस तरह से लिखा हुआ है, हम उसे फील कर सकते हैं। ठीक है, एक तरह से कर सकते हैं। इनके लिपि में 64 मूल चिन्ह थे और 400 कुल वर्णों की संख्या थी। ठीक है, तथा इसकी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। अभी तक विद्वान पढ़ने में क्या है, असमर्थ रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या है वो आपको समझना बहुत जरूरी है, और आपको हम जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो ये प्रश्न हम आपसे पूछेंगे भी। ठीक है, सबसे पहले पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसा था, तो भाव चित्रात्मक था। कैसा था, भाव चित्रात्मक है। और इसकी लिपि कहाँ से कैसे लिखी जाती थी, तो दाएं से लेके बाएं की तरफ। अब नहीं समझे होंगे, जैसे मेरा नाम कुंदन कुमार है तो पहले न देंगे, फिर द देंगे, न हो गया, जैसे उर्दू लिखते हैं इस प्रकार है। और देखिए ये हो गया आपका दाएं से लेके लेके, और हम सब क्या लिखते हैं, जैसे कुंदन लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं, तो ये हो गया बाएं से लेके दाएं साइड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये भी आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि बाएं दाएं क्या होता है। ठीक है, उर्दू का लैंग्वेज अगर आप लिए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि बायां दायां क्या होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है प्रश्न को देखिए 5 नंबर में, कि सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार पर टिप्पणी लिखे। पहले आपको क्या था, विशाल स्नानागार क्या था, स्नानागार के बारे में बताए थे। स्नानागार यहाँ पर डबल ना होगा, और यहाँ पर क्या है, अन्नानागार है। मतलब कि यहाँ से कहाँ से मिले हैं, तो ये सब मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। तो उत्तर में आपको लिखना है कि विशाल अन्नानागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ा भवन था। क्या था, ये भवन है। जैसे नहीं होता है कोई सामान वामान रखने के लिए बड़ा सा भवन बनाया जाता है। जैसे अगर आप बहुत, जैसे आपके पास 20 बीघा, 40 बीघा, 50 बीघा खेत है, ठीक है, तो आप खेती वगैरह करते हैं तो आपके पास अनाज बहुत ज्यादा होता है, तो उसके लिए बड़ा सा घर बनाइएगा, क्योंकि उसको अनाज को सुरक्षित रखना है। तो इसीलिए क्या था, हड़प्पा सभ्यता में भी था भवन, किसके लिए,
अनाज वगैरह सुरक्षित रखने के लिए है, जो हड़प्पा सभ्यता सॉरी जो मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। इसका उपयोग अनाज को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था। अभी हम आपको जस्ट बताए हैं कि जिसके पास 40 बीघा, 20 बीघा, 15 बीघा जमीन है और वो कृषि करेगा तो उसके लिए क्या रखना चाहिए? घर बनाएगा, बड़ा सा भवन बनाएगा। क्यों? उसको अनाज सुरक्षित रखना है, क्योंकि वो समय पर बेच पाए, अच्छा खासा मुनाफा और नफा कमा सके। ठीक है। इसकी लंबाई 4572 मीटर और चौड़ाई जो है कितनी है? कितने मीटर है? इसका द्वार नदी की ओर खुलता है। इस जो भवन है, जैसे मान लीजिए भवन है, ठीक है, और इसका जो द्वार किधर है? ये नदी के साइड में खुलता है। किसके साइड? नदी के साइड में खुलता है। ठीक है। ये भी आपको प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है, सिर्फ हम एक ही बात बोलेंगे, आपको तो हम ज्यादा कुछ बोलते नहीं है और अच्छी बात है कि आप नहीं बुलाते हैं। ठीक है। तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा। कर दिया? लाइक कर दिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो अभी कर दीजिए। और आपके लिए हम क्या किए हैं? ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं। किसका? ये चैप्टर 1 का, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। ये पीडीएफ का लिंक जो अभी आप पढ़ रहे हैं, इसका भी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। टेलीग्राम का भी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है सभी को फ्री दे दिए हैं, बाकी चैप्टर आपको पेड ग्रुप में मिलेगा। पेड ग्रुप कैसे ज्वाइन करेंगे हम वो आपको लास्ट में बताएंगे। ठीक है। अब आपका जो है 6 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? तो पुरातत्व से भी आपको बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है, पुरातत्व खुदाई या पुरातत्व से या अभिलेख से पूछता है, और ये दो तीन चीज से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो उत्तर में आप लिखेगा पुरातत्व दो शब्द से बना है। कितने? दो शब्दों से। पूरा और तत्व। किसे? पूरा और तत्व मिलने पर बना है, जिसमें पूरा का अर्थ प्राचीन होता है। पूरा का अर्थ क्या होता है? प्राचीन होता है। और तत्व का अर्थ क्या होता है? सामग्री होता है। क्या होता है? सामग्री होता है। मतलब प्राचीन काल में कोई सामग्री, मतलब कोई सामान वगैरह मिला होगा, उसे हम क्या कहते हैं? पुरातत्व से कहते हैं। ठीक है। अर्थात कि उत्खनन से जो प्राचीन सामग्री प्राप्त होता है उसे पुरातत्व कहते हैं। जैसे पत्थर हो गया, सिक्का हो गया, हड्डी हो गया। हम ये आपको फोटो के साथ समझाए हुए थे। किसमें? नोट्स में। हम बार बार बोल रहे हैं कि नोट्स नहीं देखें तो जाके देखिए पहले, क्योंकि उसी के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। अब देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था तथा उसके साधनों को बतावे। देखिए, सिंचाई मतलब क्या होता है? जैसे कृषि वगैरह करते हैं तो उसमें पानी की जरूरत होती है, तो सिंचाई करते हैं कि नहीं करते हैं? तो कृषि वगैरह करने के लिए ज्यादा खासकर तो यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता एक कृषि प्रधान सभ्यता थी। देखिए, सबसे पहले ज्यादा तो पूछा था व्यापार के बारे में। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता किस चीज में प्रचलित था, तो व्यापार में ज्यादा था, लेकिन कृषि भी करता था। ऐसा नहीं कि कृषि नहीं करता था। और कृषि में सबसे ज्यादा किस चीज की खेती करता था ना? कपास का। किस चीज का? कपास बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। कहाँ पर? हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है। कृषि अर्थव्यवस्था का एक मूल आधार है। बिल्कुल भाई, जैसे कृषि अगर हम नहीं करेंगे तो इसके बिना पैसा वैसा नहीं आ पाएगा। एक मिडिल फैमिली में देखिए तो कृषि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। लोग कृषि की सिंचाई के लिए नदियों का प्रयोग करते थे। देखिए, अब हम बात बताते हैं, नदी का प्रयोग करता है, कोई कुआं का प्रयोग करता है, कोई खेत में क्या करता है? बहुत सा गड्ढा खनवा के उसका भी प्रयोग करता है, तथा इसके अलावे खेतों में कुआं का निर्माण करवा के सिंचाई करते हैं। पानी उनी का निर्माण वगैरह यहीं से हो जाता है। राइट। तो यहाँ पर भी आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चलिए आपके सामने 8 नंबर में बताते हैं क्या करा है। कार्बन 14 पद्धति क्या है? ये बोर्ड एग्जाम में आपको एमवीवीआई की तरफ इशारा करती है। क्या है? एमवीवीआई की तरफ आपको इशारा करती है। उत्तर में देखिए क्या करा है कि कार्बन 14 पद्धति जीवाश्म के उम्र निर्धारण की एक पद्धति है। सभी जीवों में कार्बन 14 एवं कार्बन 12 की मात्रा मौजूद होती है। जैसे मानव हो गया, या कह सकते हैं जंतु में कोई जानवर अंदर कह सकते हैं, उसमें कार्बन 14 होता है और कार्बन 12 होते हैं। दोनों क्या? दोनों मात्रा होती है। लेकिन जैसे ही जब सॉरी जीव मृत्यु हो जाती है तो कार्बन 12 की मात्रा स्थिर हो जाती है। और क्या होती है? ये जो कार्बन 12 है वो क्या होती है? स्थिर हो जाती है। इसका कोई कार्य वगैरह नहीं करने लगती है। और कार्बन 14 जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? क्षय होने लगती है, मतलब कि वो खत्म होने लगती है। ठीक है। अतः कार्बन 12 से कार्बन 14 की तुलना करके जीवों की उम्र निर्धारण किया जाता है। इस विधि की खोज 1946 में बीएफ लिविडेव ने किया था। किसने किया था? बीएफ लिविडेव ने किया था। कब? 1946 में। आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बन 14 की पद्धति की खोज किसने की थी? तो बीएफ लिविडेव ने किया था। किसने किया था? कब किया था? तो 1946 में किया था। तो ये प्रश्न अगर आप याद करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है।
अब देखिए 9 नंबर में क्या करा कि अभिलेख क्या है। अब आपको हम बता देते हैं, पुरातात्विक में या तो अभिलेख में, दोनों में से एक प्रश्न आपके पूछेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, या तो कार्बन 14 पद्धति। अब देखिए यहाँ पर उत्तर में क्या लिखा है कि प्राचीन काल में विभिन्न राजवंश द्वारा अपने राज्य देश को पत्थर या ताम्रपत्र पर लिखवाने की कला अभिलेख कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे कोई राजा हो गया जो प्राचीन, जैसे अशोक को ही मान लीजिए, ठीक है, अशोक ही ये है और वो राजा प्रचलित है भाई, उसको तो सब जानता है, और वो चाहता है कि हम अपना जो गुण है वो बाहर प्रकाशित करें। तो क्या करते थे? अभिलेख लिखवाते थे। हाथी गुफा अभिलेख हो गया, जूनागढ़ अभिलेख हो गया, ये सब क्या है? अभिलेख है। तो कहीं कहीं जो गुफा होता है, बड़ा बड़ा पहाड़ होता है, उस पे लिखवाते हैं, पत्थर पर भी लिखवा देते हैं। तो वो सब क्या कहलाता है? अभिलेखों के अध्ययन के बारे में किया जाता है। तो ये ज्यादा खासकर अशोक भी इसका प्रयोग ज्यादा किया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 10 नंबर में कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डाले। ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर में देखिए क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता जिसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, जिसे 13 लाख कह सकते हैं। डायरेक्टली अगर आपको कहना है तो 13 लाख, और अगर पूरा लिखना है तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ था। कौन? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण में 1100 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम में 1600 किलोमीटर। इसकी आकृति त्रिभुजाकार थी। इसका सबसे उत्तरी स्थल मांदा, दक्षिणी स्थल दैमाबाद, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर तथा पश्चिमी स्थल सुत्का गेंडोर। ये प्रश्न आपको कब समझ में आएगा? नोट्स में, जब हम आपको नोट्स पढ़ाए हुए थे तो उसमें सुत्का गेंडोर ये सब के बारे में बताए हुए थे अच्छा से, ठीक है। लेकिन इसमें ज्यादा खासकर इम्पोर्टेंट यही है कि सिंधु घाटी का सभ्यता कर सकते हैं या हड़प्पा सभ्यता किस आकार का था? तो ये त्रिभुजाकार का था। पूरा त्रिभुजाकार नहीं था, ये गलत बात है, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे था, टेटार कर सकते हैं, थोड़ा सा ना था, ठीक है। पूरा त्रिभुजाकार नहीं था, ये भी आप याद रखिएगा। तो त्रिभुजाकार मान सकते हैं बट था नहीं, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ पर आप समथिंग, ये लास्ट प्रश्न है और ये 5 नंबरी है, और कुछ प्रश्न हम आपको घर से भी देंगे बना के, आप हमें व्हाट्सअप सेंड कर सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कला का वर्णन कीजिए। अगर आपसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता पूछ रहा है और किसी प्रकार का प्रश्न आगे आ जाए और आप ये लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर कोई नहीं रखेगा, ठीक है। यही प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 100% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की मिट्टी, सॉरी, हड़प्पा सभ्यता की पक्की मिट्टी बनी हुई थी। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता की जो पक्की मिट्टी थी वो बनी हुई थी। अनेकों मोहरे मुद्राएं, क्या थे? मुद्राएं प्राप्त हुई है। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से, जिनसे इनके कलात्मक स्वरूप के विषय में जाना जा सकता है। इसके साथ ही मिट्टी और धातु की अनेक लघु मूर्तियां भी प्राप्त हुई है, जिनसे तत्कालीन कला पर यथोचित प्रकाश पड़ता है। मोहरे हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन स्थल से पकी हुई मिट्टी की अनेकों मुद्राएं प्राप्त हुई है। इन पर विभिन्न पशुओं, वृक्ष और मानव, मतलब कि इन मुद्राओं पर क्या है? अलग अलग प्रकार के पशु हो गया, वृक्ष हो गया, मानव की आकृतियां, मतलब कि चित्र का तरह से अंकित किया गया है, ठीक है। भवन निर्माण कला इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है। भवन निर्माण कह सकते हैं, जैसे अनाज उनाज सुरक्षित रखने के लिए स्नानागार कह सकते हैं। यहाँ पर लिपस्टिक वगैरह मिले हैं, ये सब के बारे में कुछ कुछ जो ज्यादा खासकर प्रचलित है। अनेक वास्तुकला उच्च कोटि की थी। मूर्ति कला, मोहरों पर मूर्तियां की कला अत्यंत उच्च कोटि की थी, मतलब कह सकते हैं हाई लेवल का था। यहाँ पर कह सकते हैं बानर, क्या है? वानर वाले बैल का चित्रण अत्यंत यथार्थ और प्रभावशाली है। मानव मूर्तियों को निर्माण में हड़प्पा संस्कृति के लोग ने दक्षता प्राप्त कर ली थे। नर्तकी की कांस्य मूर्ति की भाव भंगिमा अत्यंत ही आकर्षक, उसे नृत्य नृत्य होना चाहिए, यहाँ पर नृत्य मुद्रा में बनाया गया था। नृत्य करते हुए मुद्रा का भी प्राप्त कहाँ से हुआ है ये आपको पता होगा। चलिए अब देखिए, हम आपको टोटल 11 प्रश्न कराए हैं और आगे आने वाला जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे उसमें क्या होगा, आपको ऑब्जेक्टिव के साथ क्या कराएंगे, जैसे एमसीक्यू के नाम से भी आप जानते हैं, एमसीक्यू प्लस एक्सप्लेनेशन कराएंगे। और अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको जो चैप्टर 1 से है
वो आपको 10 नंबर से कोई नहीं रोकेगा, 10 नंबर प्लस रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो जाके देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव, अभी से आप सब तैयारी कर लीजिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दिए हैं, टेस्ट का भी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। मतलब सारा चीज A to Z हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो बच्चा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा। याद रखिएगा, आपको हम थोड़ा सा बोल देते हैं, चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलेगा, सब्जेक्टिव मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव में 300 से लेके 500 तक आपको गेस किया हुआ मिलेगा। सब्जेक्टिव की बात करें 100 से लेके 150, ऐसा ऐसा सब्जेक्टिव रहेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेंगे। प्रीवियस ईयर की बात करें जो कि 2009 से लेके 2023 तक आपको हम क्वेश्चन सोल्यूशन देंगे, मॉडल पेपर जो कि 1 से लेके 10 तक जो कि मेरे द्वारा बनाया हुआ मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट जो कि फ्री है, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। ऑफिशियल मॉडल पेपर का सोल्यूशन मिलेगा। लाइव क्लास जो कि यूट्यूब पे चल रहा है, स्पेशल टिप्स देंगे, कॉल पे बात करके आप हमसे ले सकते हैं। तो ये सब सारा चीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें अभी इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मात्र अभी आपको जो फीस है 200 रुपया है। कितना है? 200 रुपया। वही अगर आप बाद में ज्वाइन करते हैं तो 599 रुपया है। तो कुछ दिन का ऑफर है, अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे फोन पे करके आप हमें स्क्रीनशॉट भेजिएगा, उसके बाद हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो जाके जरूर देखिएगा, किसका ऑनलाइन टेस्ट का भी, ऑनलाइन टेस्ट पीडीएफ फ्री में दे दिया है, 2-3 पीडीएफ, और नोट्स का भी वीडियो देख लीजिएगा। अब मिलते हैं आपको ऑब्जेक्टिव में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।